फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 14वां भाग है। फ्रेंड्स, ये कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली माही बेधड़क उस ओर जाने लगती है जहाँ उसको साया नजर आया था। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने घूर कर उसकी ओर देखा और अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी इस हरकत पर लक्ष्य बार बार बस मुस्कुराए ही जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ देर पहले उसके दिल टूटने का दर्द भी जाने कहाँ खो गया था। लक्ष्य, अरे यार, मैं तो तुम्हारे लिए डर रहा था, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। माही, ओ मिस्टर मिस्टीरियस, खुद को देखो ना। मैं अपना देख लूँगी। दोनों जब तक वहां पहुंचे वहां तब तक दोनों साए वहां से गायब हो चुके थे। माही का दिमाग इतनी जल्दी इसे पात्र कॉन्फिडेंस मानने वाला नहीं था। वो आसपास की हर चीज देखने लगी। लच, तुमने जरूर किसी गेस्ट को देखा होगा। माही सोचते हुए, हाँ ये हो सकता है। दोनों वापस गार्डन एरिया में वापस आते हैं। लच, तो अंदर चले। माही, क्यों, रास्ता नहीं याद या अकेले जाने से डर लगता है। लच, यार मेरे कहने का मतलब ये था कि क्यों ना हम दोनों अंदर चलें। अंदर सब वेट कर रहे हैं। तुम तो जैसे दुश्मन बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। माही अचानक से, वैसे तुम करते क्या हो। लच, बंदा छोटा मोटा वकील है, वैसे आप इंदौर में क्या करती हैं। माही ने अपने हाथ से लच को रुकने का इशारा किया और बोली, मुझे लगा ही था कि तुम लायर हो। कब से शहद में घुली मीठी मीठी बातें कर रहे हो। वैसे ये सुविधा सिर्फ फीमेल्स के लिए है या सबके लिए। लच, ओए पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी मत सोचा करो। फिर माही के गाल खींचकर, वैसे भी अभी तुमने मुझे कहा था तुम मेरी उम्र की हो ही नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही ऐसी बातें करूँगा। माही ने इस बार उसके हाथ को नहीं हटाया, बल्कि बड़ी ही मासूमियत वाला चेहरा बनाया जो कुछ देर पहले वाले एंग्री लुक से बिल्कुल ही अलग था। लच, क्या हुआ माही। माही, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि तुम मुझे बच्ची ही बना दो। लच, अच्छा, तो तुम्हें बुरा भी लगता है। माही अचानक में लच के सामने आ गई और उसके पेट में हल्के से मुक्का मारते बोली, हाँ, और बुरा लगने पर नाक भी तोड़ना आता है। लच, अगर नाक तोड़ना आता है तो मेरे पेट का ढांचा क्यों बर्बाद कर रही हो तुम। माही, तुम्हारी हाइट कुछ ज़्यादा ही है ना, नाक तक कैसे पहुँचती, इसलिए जो पास था उससे ही काम चलाना पड़ा। लच, नाक ही तोड़ती तो अच्छा होता, ये इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है। लच अब ज़बरदस्ती की नौटंकी कर रहा था। पहले तो माही को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर तक जब लच अपना पेट पकड़े ही खड़ा रहा तो माही ने उसके पेट को छूकर कहा, सॉरी यार, मैंने तो बहुत हल्के से मारा था, इतनी जोर से कैसे लग गई। लच, कोई बात नहीं, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। माही, सच में सॉरी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा तुम टिया की साइड हो, इसलिए मैंने तुमसे इतनी रूडली बातें की। तभी तो मम्मी कहती इंदौर में मैंने टीचरों और लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, और यहाँ आकर जीजू के दोस्त का पाचन सिस्टम बिगाड़ दिया। उसका इतना कहना था कि लच हंसने लगा। माही अपने मन में, कहीं पेट के दर्द का असर दिमाग पर तो नहीं हो गया है, ये ऐसे क्यों हंस रहा है। माही, कितनी बार मम्मी ने कहा है अपने इन मजबूत हाथों का इस्तेमाल कम किया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी काम बनने का भूत सवार है। अब दीदी को क्या जवाब देगी तू। फिर लच की ओर देखकर, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे हंस क्यों रहे हो। देखो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लच ने इस बार उसके गालों बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी इस नाक पर जो गुस्सा और परवाह है वो कितना अच्छा है, जानती भी हो तुम। माई, मुझे तो गुस्सा ही दिखता है, तुम पहले इंसान हो जिसे परवाह दिखती है। लच, यार अब बुरा सा चेहरा ना बनाओ, कितनी क्यूट सी शक्ल बनाई है भगवान ने, तुम क्यों इसे बर्बाद कर रही हो। और मुझे ये छोटी लड़की कुछ ही अच्छी लग गई है, तो अब मैं अपनी उम्र की लड़कियों का प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। आखिर मेरे पाचन सिस्टम का भी तो सवाल है। लच ने ये बात जिस तरह कही माही को हंसी आ गई। उसने लच से कहा, तुम भी इतने बुरे नहीं हो, लेकिन हाँ, इस बात से ज़्यादा हवा में मत उड़ना, ठीक है। लच नीचे झुककर, हाँ, और उड़ा तो प्लीज इस बार मुझे झुकाकर मेरी नाक तोड़ना। माही और जोर से हंसने लगती है। माही को हंसते हुए लच देखता ही रह गया। हालांकि लच अभी भी दर्द में था, लेकिन माही का साथ उसे अपना सा लग रहा था।
उसकी बचपने वाली हरकतें उसे सच में बड़ी प्यारी लग रही थी। कुछ ही पलों में उसके मिस्टर मिस्टीरियस की आदत पड़ गई थी लच को। लच माही की ओर देख रहा था। माही ने बात नोटिस की तो लच के कानों में जाकर बोली, सुनो, मैंने सुना है दिल्ली वाले लड़के बड़े वाले फ्लर्टर होते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मुझसे ये सब करने की सोचना भी मत। मैं लच, हाँ जानता हूँ, तुम नाक तोड़ती हो, मुक्के भी मारती हो और गुस्सा भी होती हो। माही, तुम तो काफ़ी समझदार हो, लगता है अपनी शकल पर नहीं गए। लच उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, क्या लड़की है यार, लेकिन जो भी ये काफ़ी खूबसूरत है, सूरत से भी और सीरत से भी। तभी किसी ने माही को अंदर बुलाया। माही, मिस्टर, अंदर चल रहे हो क्या? लच, यार नाम है मेरा, ये मिस्टर क्या है? माही, नाम नहीं लेना, बड़े हो ना, भैया बोलूं तो चलेगा? लक्ष्य गुस्से का नाटक करके वहां से जाते हुए बोला, इतने एहसान की जरूरत नहीं है, भैया जाकर अपने भैया को बोलो। माही ने लक्ष्य का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाते बोले, ठीक है, मुझे कौन सा इतना संस्कारी बनना है कि तुम्हारा नाम नहीं ले सकती। लक्ष्य ही ठीक है, अब तुम्हारे जैसे हैंडसम बंदे को भैया बोलकर पाप थोड़े करना है। उसकी इस बात पर लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा, बस माही ने जिस हक से उसका हाथ थामा था उसे देख रहा था। वो भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी चलते चलते शायद माही की पायल कारपेट में फंसी और गिर गई। माही नीचे झुककर उसे ढूंढती, इससे पहले ही अर्चना जी ने उसे वापस आवाज दी, माही, यार ये मासी को अभी भी क्या जरूरी काम सूझ गया है। मेरी फेवरेट एंकलेट जाने कहाँ खो गई। लच, एक काम करो, तुम अंदर चलो, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिल गई तो लेकर आ जाऊँगा। माही, ढूंढ देना, हाँ, दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। लच ने अपनी पलकें झपकाई और पायल ढूंढने लग जाता है और कुछ ही देर दूर तक घास के बीच उसे माही की पायल मिल जाती है। वो उसे अपनी जेब में डालता है और अंदर मंडप में आ जाता है। अंदर आकर उसने उदित और आदित्य को एक साथ देखा और उसके हाथ को एक साथ देखा तो उसके चेहरे की खुशी कई गुना बढ़ गई। आदित्य की खुशी लक्ष्य के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। उसने उदित को देखकर कहा, मुझे यकीन है तुम मेरे इस सन की दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। रही बात टिया की तो उसे अपने किए हर गलती का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उसे लग रहा होगा उसने लक्ष्य माहेश्वरी को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन उसे ये भी पता होगा कि अगर बात उसके और आदि के बीच चूज़ करने की हुई तो मैं हमेशा आदि को ही चूज़ करूँगा। फिर उसने उदित की ओर देखकर खुद से कहा, शायद मुझे भी मिलने के पहले सेकंड में ही तुम पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी कि किसी को भी पसंद आ जाए। लेकिन शायद वो प्यार नहीं, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, क्योंकि अगर वो प्यार होता तो मुझे माही की आदतें इतनी अच्छी नहीं लगती। कोई सुनेगा तो शायद कहे कि लक्ष्य का प्यार आखिर है ही कैसा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मुझे आगे बढ़ना पसंद है, नए रिश्ते बनाना पसंद है। मैं पुराने रिश्तों को रोना नहीं रोता और ये सही भी नहीं है। इसलिए मैं समझ लेता हूँ कि उदित को पसंद करना उसका प्यार नहीं, अट्रैक्शन ही था, जो जल्दी ख़त्म हो गया। इसलिए अब तुम मेरे लिए आदित्य की टू बी वाइफ हो और यही सच है। लक्ष्य का यही अंदाज था जो उसे सबसे अलग करता था। वो अपने रिश्तों को लेकर कभी उलझता नहीं था। उसकी सबसे स्पेशल चीज़ यही थी कि बातों को दिल से नहीं लगाता था। उदित और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये जानते ही उसने उदित का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। और फिर उसने जब माही को देखा तो उसके बेचैन दिल को सुकून सा आ गया। माही की मासूमियत, उसका बेबाक अंदाज और सबसे प्यारी उसकी मुस्कुराहट सब लक्ष्य के दिल की गहराई में कहीं उतर गई थी। माही के इतने र्यूड बिहेवियर के बाद भी उसे उस पर प्यार ही आ रहा था। उसके दिमाग में माही की कई बातें घूम रही थी, इसलिए आज लक्ष्य झूठ भी बोलने वाला था। लक्ष्य अभी सोच ही रहा था कि माही उसके पास आई। लक्ष्य का ध्यान अभी उसकी तरफ नहीं था। ये देखकर माही ने उसके पैरों पर अपना पैर मारकर बोली, कोई पसंद आई क्या? लक्ष्य, यार तुम इतनी हिंसक प्रवृत्ति की क्यों हो? मतलब बस मारना पीटना ही आता है तुम्हें? माही, अरे यार तुम तो कतई नाजुक कली हो, मतलब थोड़ा सा टच ही तो वो किया है, लिफ्ट ऐसे किया जैसे छुरा घोंप दिया हो तुम्हारे अंदर। लच, मिस, आपके पैर से तो मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ, असली दर्द तो आपके पूछे सवाल ने दिया है। माही, हद है, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? यही तो कहा कि कोई मिली या नहीं। लच, नहीं मिली ना कोई, इसी बात की तकलीफ है। भाई, इतनी क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी जो यहाँ मौजूद किसी लड़की से मेल ही नहीं खा रही?
माही ने लच के कंधे को टच करके मुस्कुराते हुए कहा। लच एक बार फिर माही की मुस्कुराहट में खो गया। माही, ओ मिस्टर, कहाँ खो गए? उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए, कोई नहीं, जल्दी ही कोई मिल जाएगी। अब ये बताओ, मेरी एंकलेट मिली या नहीं? लच, मेरी किस्मत ही खराब है ना, कोई लड़की मिली ना ही तुम्हारी एंकलेट। माही उदास होकर, यार ये तो गलत बात है, वो ऐसे कैसे खो सकती है? लच उसके सर को सहलाते बोला, कोई बात नहीं। माही लंबी सांस लेकर, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ तो लोगों का क्या क्या ही गुम हो जाता है, मेरी तो एंकलेट ही गुमी है। लच ने उसके बालों को सहलाते हुए खुद से कहा, हाँ मैंने झूठ बोला कि वो एंकलेट नहीं मिली, क्योंकि मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मुस्कुराहट को भी खोने नहीं दे सकता, इसलिए सेम ऐसी एंकलेट मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, जिससे तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट वापस आ जाए। इधर पंडित जी ने जब जयमाल करने को कहा तो आदित्य और नील ने नीरू को उठा लिया और फिर सुहाना को माला डालने को कहा। उदित, ये तो गलत बात है, वैसे भी आपके भाई की हाइट अच्छी खासी है, फिर आपने उन्हें इतने ऊंचे उठा कर रखा है, दीदी कैसे करेंगे ये? माही भागकर स्टेज पर आते हुए, उदित दी सच कह रही हैं आदि जीजू, आपको जीजू को नीचे उतार देना चाहिए, जरा सुहाना दी का चेहरा तो देखो। नीरो ने सुहाना की ओर देखा। सुहाना को उदास देखकर नीरो ने खुद को नीचे उतारने को कहा और नीचे बैठ गया। उसके नीचे बैठते ही सुहाना भी नीचे बैठ गई और उसने नीरो के गले में माला डाल दी। नीरो ने भी उसके गले में वरमाला डाली। उन दोनों का प्यार देखकर वहाँ खड़े हर बंदे के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। उसके बाद पंडित ने सबको आराम करने के लिए कहा तो सब नीरो और सुहाना को लेकर बाहर गार्डन एरिया में आते हैं। तभी माही दो लोगों को लेकर आती है और सामने स्टेज लगवाती है। कोई नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, सब बस माही को देखते रहते हैं। स्टेज तैयार होने के बाद माही सबको सामने बैठने के लिए कहती है। सबके बैठने के अचानक अंधेरा होता है और स्पॉटलाइट स्टेज पर खड़ी माही पर आकर रुक जाती है और डीजे पर गाना बजता है। ओए सुनो कल रात की कहानी, पीली मैंने रेड वाइन पुरानी, लाख रोका था यारों ने कि ना करके तू मनमानी, मिली मुझे एक अप्सरा कि हिंदी मनु, कोल आ है तो बता क्या है तेरा दिल लापता, दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए, नैनों में किसी की खो गया, ओए की करिए। माही का इस गाने पर बिंदास डांस देखकर नील के कदम ऑडियंस के बीच ना रुक सके। वो भागता हुआ स्टेज पर चढ़ गया और माही के साथ डांस करने लगा। उसे माही के साथ डांस करते लच ने घूरते हुए कहा, इसको जाने की क्या मची रहती है, शांति से कुछ देर बैठ नहीं सकता, मन तो करता है इसके पैरों में घुंघरू बांध दो। आदित्य के कानों में उसकी बात पड़ी तो उसने कहा, सुन भाई, अगर अपनी वाली को इस नील के हाथों से छुड़ाना है तो भाग और बीच में लाइन बना, वरना ये लड़कियों के बीच कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाता है। लच, भाई वैसे तो तेरी बात 100% सत्य है, लड़कियों को इसके अंदर जाने कौन सा कैरेक्टर दिख जाता है जो इसकी गुणगान करने लगती हैं। मैं तो चला स्टेज पर, ये कहकर लच भी आकर माही के साथ स्टेप्स करने लगता है। ओ मैडम, तेरी चाल, तेरी सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साडा हो गया, ओए करिए। गाने के लिरिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, चाहकर भी वहाँ बैठे लोग अपने पैरों को रोक नहीं पाए और सारे लोग कुर्सी छोड़कर उठ गए और स्टेज पर आ गए। मुंडे कुड़िया रे सब मिल जाएंगे, होके क्रेजी जब फ्लोर वे में आएंगे, सारे मिलने नोट उड़ाएंगे, जूम कर कर के वीडियो बनवाएंगे, सारे हैं यार आज सारे हैं, ढूंढता हूँ मैं वो दिल कुमारा जिसके लिए दिल लगे दिल की लगन, कईयों आज होंगे रिश्ते पक्के जिनके हो रहे हैं नैन मटक्के, तू भी अक्सीदी मेरे उत्ते रखे 10 की करिए, दिल चोरी साडा हो गया, वो की करिए, नैनों में किसी के खो गए हुए की करिए, ओ मैडम तेरी चाल, तेरी सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए, दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए। इधर गाना ख़त्म हुआ और उधर माइक वापस माही के हाथों में आ गया और स्पॉटलाइट आदित्य पर। माही, तो डियर ऑडियंस कैसी रही स्टार्टिंग? फिर खुद के सर पर हाथ रखकर, या आई नो इट्स किलिंग, आखिर स्टेज पे मैं जो थी, लेकिन मैं ऑल टाइम नहीं रह सकती स्टेज पर, इसलिए दुखी मत होना आप लोग, क्योंकि अब रॉक एंड रोल करने की बारी है दी के सुपर हैंडसम देवर आदित्य जीजू की। फिर माही आदित्य की ओर देखकर विंक करते हुए,
कुड़ियों, अपनी आंखों के शटर को खोल लो, क्योंकि अब स्टेज पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं आदित्य राय सिंघानिया और उनके फ्रेंड्स। लेट्स डांस ऑडियंस। सुपर एनर्जी में माही ने तेज आवाज़ में कहा और आदित्य की तरफ माइक उछाल दिया। आदित्य स्टेज पर आया और माइक को चेक करके बोला, अब छोटी साली जी ने इतना तगड़ा इंट्रो दिया है तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही है, इसलिए बातें कम और काम ज़्यादा। डीजे की तरफ इशारा करके, चलो भाई साहब गाना शुरू कर दो। डीजे ने आदि की ओर देखकर अपनी आंखें बिंक की और गाना चला दिया। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। गाने के शुरू होते ही माही स्टेज से नीचे जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर उसे घुमाते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ साली साहिबा, कुछ स्टेप्स तो हमारे साथ भी कीजिए। माही, ऑफ कोर्स जीजू, एज योर विश। और आदि के साथ बीट मिलाकर डांस करने लगी। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर ठोकर में है ये जमाना। जब साज है आवाज़ है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साज है आवाज़ है फिर किस लिए हिचकिचाना। हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़ी दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़ी दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, तुम अपनी धुन में गाओ। दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ। हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। गाना ख़त्म होने ही वाला था कि माही डांस करते हुए उदित के पास आई और उसे फ्लोर पर ले गई और डीजे की तरफ चेहरा करके तेज़ आवाज़ में कहा, ब्रो सलमान भाई का गाना बजा दो। माहौल काफ़ी एनर्जेटिक हो चुका था। माही डीजे के पास आई और सॉन्ग प्ले करवा के नीरो और सुहाना का हाथ पकड़कर उन्हें भी स्टेज पर खींच लाई। हीरिए सेरा बांध के मैं तो आया रे हे या, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे हे या। आदि ने माही से हैंड शेक करते हुए कहा, इस गाने के लिए मैं तुम्हें बिना जूते चुराए नेक देने को तैयार हूँ। माही, एंजॉय जीजू, बाकी का तो हम बाद में देख लेंगे। आदि ने उदित का हाथ पकड़ा और डांस करने लगा। इधर माही के स्टेप्स इतने सधे हुए थे कि लक्ष्य के अलावा और कोई उसकी स्पीड मैच ही नहीं कर पा रहा था। अब तो ना होता है एक रोज़ इंतज़ार सोड़ी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होड़ी रे। तैनू लेके मैं जाऊँगा दिल दे के मैं जाऊँगा, तैनू लेके मैं जाऊँगा दिल दे के मैं जाऊँगा। आ कह दे जमाने से तू मेरे इश्क की है दास्तां, हे आ हे आ। ओ जानिया कह दे बहाने से मैं तेरे जिस्म हूँ तू मेरी जान है, कुछ ना छुपा मुश्किलों से मिलता है ऐसा सोना प्यार सोनी चीज़ तेरी जैसी, न मुझको खोनी रे, तैनू ले लेके मैं जाऊँगा। आदित्य और उदित इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि सब स्टेज पर डांस करती प्यारी सी जोड़ियों को देखे जा रहे थे, लेकिन वही हाल के कोने में खड़े इंसान से उनकी ये नज़दीकियाँ नहीं सहन हो रही थी। उसने उदित के पाँव के पास कुछ कांच की गोलियां फेंक दी, जिस पर पैर पड़ने से उदित का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरती उससे पहले आदित्य ने उसे थाम लिया। तभी कुछ कांच की गोलियां उसके पैरों के नीचे आ गई। आदित्य ने अपना बैलेंस संभाला और पास की दीवार से टकरा गया। उसने उदित का सर संभाल लिया, वरना उदित के सर के पिछले हिस्से में काफ़ी तेज से चोट लगती। आदित्य ने उदित को काफ़ी स्पीड से अपनी तरफ खींचा था, जिससे आदित्य की बियर्ड उसके गालों पर जोर से लगी। उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए। उदित जब गिरी थी तो आदित्य थोड़ा अपने पैरों को उन कांच के बाल के ऊपर पड़ने के बावजूद खुद को संभाल लिया। अगर वो सही समय पर न संभालता तो दोनों गिर पड़ जाते। ये इंसिडेंस वहाँ खड़े किसी भी शख्स ने नोटिस नहीं किया सिवाय लक्ष्य के। गाना ख़त्म हुआ। लक्ष्य ने जब नीचे देखा तो कांच के बॉल्स दिखे। उसकी निगाह अचानक ही कोने में गई। वहाँ उसे कुछ दिखा। वो उधर जाने को हुआ तभी डीजे पर गाना बजने लगा, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों पर डाले दाना। लक्ष्य ने पीछे मुड़कर देखा तो फ्लोर पर माही, उदित और सिमरन खड़े थे। लक्ष्य ने वापस उस ओर नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना सर झटकते हुए कहा, दिन भर उसी बारे में सोचता रहेगा तो बेटा तो मतलब की ही चीज़ें दिखेंगी। वहाँ कोई नहीं था, ये बस एक कॉइंसिडेंस था। और आगे ना जाकर वो वापस स्टेज की तरफ आया। एक बार फिर उसने उस ओर देखा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। माही, कोने में क्या देख रहे हो मिस्टर मिस्टीरियस? यही हरकतें हैं तुम्हारी जो मुझे तुम्हें इस नाम से बुलाने के लिए मजबूर करती है। लच, वहाँ कोई था। माही, हाँ,
यहाँ हर तरफ कोई ना कोई है, क्योंकि इस घर में शादी है और तुम डांस की लास्ट बैटल छोड़कर जाने के लिए बहाने कैसे कर सकते हो? लच उसके गालों को छूकर, मैं बीच में छोड़कर जाने वाला इंसान नहीं हूँ। माही, हाँ हाँ वो दिख रहा है, और तुम बार बार मेरे गाल मत छुआ करो। लच, अभी छोटे बच्चे के गाल इतने गुगली बुगली है तो क्या करूँ? माही, मैं बच्ची नहीं हूँ। लच, साबित करो। माही ने अपने हाईलाइट किए हुए बालों को पीछे किया और कमर पर हाथ रखकर लच की तरफ इशारा करके डांस करना शुरू कर दिया। लच, ये हुई ना बात। उसने भी अपने कुर्ते के स्लीव्स ऊपर किए और गाने के अपने टर्न पर डांस करने लगा। अचानक माही ने अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ ऐसे इशारा किया कि लच तो जैसे उसकी आंखों में ही खो गया, जब तक कि आदि उसे कंधे से धक्का देकर होश में नहीं लाया। नील, इसे ये कौन सी बीमारी हो गई है? आदि, बहुत ही घातक बीमारी, तो दूर रहियो इससे जरा। तभी जीजू बंदना दी के पास गए और उनके कान में धीरे से बोले, नूरजहां, आपने कुछ नोटिस किया या नहीं? बन्ना, क्या हुआ? जीजू, जरा स्टेज पर नज़र घुमाइए, जल्दी ही आपके मायके और ससुराल दोनों में ये जस वापस आने वाला है। बन्ना, आप उदित और आदि की बात कर रहे हैं ना? शांतनु, अरे उनका तो जो है खुलेआम है, एक बार अपने देवर जी के लक्षण तो देखिए। बन्ना लच को देखती है, उसके साथ में माही इतनी अच्छी लग रही थी कि पूछो मत। वंदना एक मुस्कुराहट के साथ जीजू को और देखती है। जीजू ने उनके गले में हाथ डालते हुए कहा, हमें तो कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके सारे सीक्रेट्स तो आपके पास जमा है। जाइए पूछिए, आपसे ज़रूर बताएंगे वो कि आखिर चल क्या रहा है। वंदना शांतनु के हाथों को पकड़ते हुए, हाँ तो ये भाभी देवर की बातें हैं, हम दोनों जानते हैं, इतना काफ़ी है। रही बात हमें बताने की, तो अगर कोई भी बात हुई तो पहले हमें ही बताएंगे, लेकिन अभी तो हमें ये पल इंजॉय करने दीजिए। गाना ख़त्म हुआ तभी पंडित जी ने फेरों के लिए दुल्हन दूल्हे को बुलाया। नीरव और सुहाना को वंदना मंडप पर ले गई, जहाँ बाकी की रस्में होने वाली थी। उदित थोड़ा थक गई थी तो कमरे में 5 मिनट के लिए आराम करने चली गई। आदित्य उसके पीछे पीछे गया। उदित को नहीं पता था कि आदित्य उसके पीछे है। वो जैसे ही कमरे में आई, गेट बंद करने के लिए पीछे मुड़ी तो अचानक से आदित्य को देखकर डरकर पीछे हट गई। आदित्य, मैं हूँ यार, डर क्यों रही हो? उदित, ऐसे अचानक से पीछे आएंगे तो डर ही जाएंगे ना। वैसे भी देखिए आपकी वजह से हमारा क्या हाल हुआ। आदित्य, आप क्या किया मैंने? उदित ने अपने गालों की तरफ इशारा करते हुए, आपकी बियर्ड हमें चुभ गई है। आदित्य, कुछ भी। फिर उदित के गालों को देखते हुए, सच्ची में चुभ गई क्या? उदित ने चेहरा बनाकर हाँ किया तो आदित्य ने उसके गालों पर किस कर दिया। आदित्य, आप ठीक है? उदित ने हल्के से आदित्य के सीने पर अपना हाथ मारा और वहाँ से मंडप में आ गई। आदित्य भी वहाँ आकर उसके हाथों को पकड़कर बैठ गया। कुछ देर पहले हुई हरकत से उदित इतना शर्मा गई कि उसने नजरें नीचे ही की थी। इधर इतनी रात को एक पार्सल वाला आता है, लच उसे कुछ देता है। लच अंदर आता है पर उसे माही नहीं दिखाई देती तो गार्डन में जाता है। वहाँ माही कानों में ईयरफोन लगाए बैठी थी। अचानक से लच सामने आ जाता है। उसे सामने आते देख माही के मुंह से निकला, मैंने पढ़ा था कहीं की परफेक्ट हाइट विथ फेयर कलर, सम वियर्ड के साथ ब्लैक कुर्ते की फोल्डेड स्लीव, इन चीज़ों के साथ एक आदमी कुछ ज़्यादा ही हॉट लगता है। माही ने अपनी दाईं आंख दबा दी। लच, रियली? माही, झूठ बोलना तो सीखा ही नहीं है और शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं, तो जैसा लगा बोल दिया। लच, तो इम्प्रेस हो गई हैं आप हमसे? माही, इम्प्रेस तो नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है तुम में। कहते हुए माही ने लच का हाथ पकड़कर उसे पास की कुर्सी पर बिठाया। लच को माही का ये हक और बेबाकी से बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया था शुरू से ही। लच अपनी कुर्सी से बैठ उठा और माही के पैरों के पास बैठ गया। माही, ये क्या कर रहे हो तुम? लच ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और बोला, एंग्री बर्ड के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट है। माही, मुझे गिफ्ट लेने की आदत नहीं है, वो भी बेवजह। लच, कुछ ऐसा है जिसे तुम मना ही नहीं कर पाओगी। ये कहकर उसने वो पार्सल खोला। उसमें सेम वही एंकलेट था जो माही ने पहन रखी थी। लच ने वो माही के पैरों में पहनाई और कहा, तुम्हारी खो गई थी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वैसी ही दूसरी मंगाई जाए, कम से कम इसी बहाने याद रखोगी। एक पल के लिए माही लच की आंखों में देखते हुए खो गई, लेकिन अगले ही पल वो बोली, तुम्हें याद करने के लिए अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, हमारे झगड़े ही काफ़ी हैं। मुझे नहीं पता तुम सच में ऐसे ही हो या ऐसे बिहेव इसलिए कर रहे हो कि क्योंकि मैं सिर्फ शादी तक यहाँ हूँ, लेकिन जो भी हो
जाने क्यों कुछ ही घंटों में तुम अपने से लगने लगे हो। लच, क्या बात है? एंग्री बर्ड इस वक्त बड़े प्यार से बात कर रही हो। क्या अब मैं मिस्टर मिस्टीरियस नहीं लगता तुम्हें? माही, नहीं, इसलिए अब लच नाम सही है। लच, चलो कुछ तो प्रोग्रेस हुई। माही, कुछ कहा तुमने? लच, नहीं तो बताओ ना, एंकलेट कैसी लगी तुम्हें? माही, बहुत प्यारी है। कभी किसी लड़के से गिफ्ट नहीं लिया, इसलिए समवन स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है। फिर थोड़ा दूर होते हुए, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जो आकर बाल पकड़कर मुझसे झगड़ने लगी जाए कि मैं उसके बॉयफ्रेंड पर लाइन मार रही हूँ? लच ने उसे अपने करीब खींचकर कहा, नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। माही हंसते हुए, मजाक कर रहे हो ना? लच ने कोई जवाब नहीं दिया तो माही ने चौंकते हुए कहा, है सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस बात से तो मैं शौक में हूँ। दिल्ली में रहकर तुम अब तक सिंगल हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। लच, तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? माई, हे पागल हो क्या? मुझे ये चोचले नहीं पसंद। मुझे लड़के सिर्फ दोस्त ही अच्छे लगते हैं। ये बॉयफ्रेंड वाले नाटक मुझसे नहीं होंगे। मैं जिससे शादी करूँगी प्यार भी उसी से करूँगी। लच, क्यों, प्यार करके शादी नहीं कर सकती क्या? माई, ना पापा ना, ये प्यार वाली शादियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। कल उसे किसी और से प्यार हो गया और उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया तो? क्राइम पेट्रोल नहीं देखते तुम क्या? उसकी इस बात पर लक्ष्य मुस्कुराते हुए उसकी नाक हल्के से खींचते हुए कहा, पागल लड़की। माहिर उसके हाथ को पकड़कर, सच बताओ ना, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? मतलब 28 की उम्र हो गई और तुम्हें तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऐसे कैसे यार? इस हिसाब से तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। पहले तो मेरी एक्सपेक्टेशन और दूसरी मेरी जवान। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे हाथ पकड़ोगी तो मुझे लगता है तुम्ही से प्यार हो जाएगा मुझे। आई, प्यार है कोई बुखार नहीं जो छूने से हो जाएगा। फिर उसके हाथ को छोड़कर, लेकिन रिस्क क्यों लेना? लच, यार तुम कितनी क्यूट हो और तुम्हारी बातें बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। सच कह रहा हूँ, मुझे कहीं तुमसे प्यार ना हो जाए। माही, ऐसा कभी नहीं होगा। लच, क्यों? माही, क्योंकि मुझ जैसी अड़ियल, बदतमीज और झगड़ने वाली लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं आती। लच, लेकिन मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। माही, मैंने लड़कों की बात की है, अंकल की नहीं। रच, अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले ये उनके तुम्हें हॉट लग रहे थे। और ये कहकर लच माही के एकदम से करीब आ गया। माही की धड़कनें जैसे अचानक से बढ़ गईं। हर वक्त हाजिर जवाब रहने वाली माही के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसके लिए सांस लेना मुश्किल होने लगा था तो उसने लच को धक्का देकर खड़े होने को कहा और सांस लेने की कोशिश करने लगी। लच, क्या हुआ मिस? आपकी धड़कनें सुपर फास्ट की स्पीड से क्यों चल रही है? माही ने अपने दिल पर हाथ रखा तो उसे एहसास हुआ कि लच की बातें सच थी। उसका दिल सच में जोरों से धड़क रहा था। उसने लच की ओर देखकर कहा, तुमने किसने कहा था कि मेरे इतने करीब आने के लिए? लच, कभी कभी कुछ एहसासों को महसूस करने के लिए ऐसा करने की ज़रूरत होती है। माही, ये फालतू की बातें मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। लच, हाँ तो दिया तो जवाब। लच आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जनरेटर में आग लग जाती है। एक तेज की आवाज़ होती है। माही उठकर उस ओर जाते हुए, वहाँ क्या हुआ? लच, तुम आगे क्यों भागी जा रही हो? ज़्यादा तुरम खां बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे ही रहना, समझे? माही ने हाँ में सर हिलाया और लच ने उसे पीछे किया और दोनों उस तरफ जाने लगे। जनरेटर में आग लगने की वजह से लाइट चली जाती है और जब वापस आती है तो आदित्य ने उदित उसके करीब नहीं है। आदित्य को पता नहीं क्यों कुछ अजीब लगा। वो तुरंत ही उसे ढूंढने लगा, लेकिन पूरे घर में ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिली तो उसने वो बात जीजू से बताई। जीजू, एक काम करो, तुम जाकर उसे पूरे घर में देखो, तब तक फेरे भी पूरे हो जाएंगे। आदि पूरे घर में कोने कोने में उदित को ढूंढ आया, लेकिन वो घर में थी ही नहीं, तो मिलती कहाँ से? इधर फेरे पूरे हुए ही थे कि सीढ़ियों से भागकर आते हुए आदित्य को देख नीरो ने पूछा, इसे क्या हुआ? ये भाग क्यों रहा है? जीजू, उदित कहीं नहीं मिल रही है। सुहाना और नीरो साथ में नहीं मिल रही है से आपका क्या मतलब? जीजू, जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी तब से उदित घर में नहीं है। ये जानकर सब बहुत परेशान होते हैं और उदित को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर उदित की आंखें खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में खुद को पाती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।